हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। दोस्तों, पीजीटी कॉमर्स अभी आप लोगों को मालूम ही होगा कि एकलव्य जो स्कूलें संचालित है गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें वैकेंसीज निकली हुई है और अलग अलग पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 3 कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। उसमें पीजीटी में जो सब्जेक्ट वाइज है, उसमें मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी हम कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पिछले 2 वीडियो में बताया कि जो कॉमर्स पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस है, वो चाहे आप केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस पीजीटी एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप एकलव्य का पीजीटी दें, या फिर किसी भी स्टेट में जो वर्ग 1 का जो कॉमर्स जो लेक्चरर होता है, या फिर वर्ग 1 जिसको हम बोलेंगे, उसके लिए यदि कॉमर्स टीचर की वैकेंसी निकलती है, उन सभी के लिए जो सिलेबस इक्वल होता है, लगभग 99% एक जैसा होता है ना। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये पीजीटी कॉमर्स हम जो तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोग कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में कॉमर्स टीचर 11-12 के लिए यदि आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस पीजीटी का जो सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ। उसमें हमारे जो 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट में बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, सेकंड पार्ट में हमारा अकाउंट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट पार्ट के हमने शुरुआत करी है। अभी मैंने आप लोगों को बिजनेस के जो व्यवसाय के संगठन है, उस पर चर्चा करी है, और उसी कड़ी में आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम देखने वाले हैं। जैसे व्यावसायिक संगठन के स्वरूप कौन कौन से हैं, संगठन के बारे में। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे। देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों को आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक, यह कथन किस पर लागू होता है। भाई, व्यावसायिक संगठन के अलग अलग स्वरूप है, जैसे एकाकी व्यापार है, साझेदारी है, कंपनी है, हिंदू अविभाजित परिवार है, और सहकारी समिति है। ठीक है। ये आप लोगों ने 11th क्लास में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप पढ़े होंगे। अब इन स्वरूपों में से कौन से स्वरूप के ऊपर ये वाली बात लागू हो रही है कि प्रत्येक के लिए सभी, एक सदस्य, एक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक, प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक, ये कौन से स्वरूप पर लागू हो रही है। अब यदि हम यहाँ पर देखें कि व्यापार का कंपनी स्वरूप, तो कंपनी स्वरूप में तो बहुत सारे अंशधारी होते हैं। तो कंपनी की पूंजी अंशों में बटी रहती है, और अंशों को तो पूरे भारत में से ऑल ओवर इंडिया या बाहर का व्यक्ति भी कोई भी शेयर खरीद सकता है। तो उसमें तो प्रत्येक सभी के लिए और सभी प्रत्येक के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरा स्वरूप यदि देखें तो व्यापार का जो एकल स्वामित्व, इसमें तो एक ही व्यक्ति है, दूसरे के लिए है ही नहीं वो। तीसरा जो स्वरूप है वो है साझेदारी व्यापार, तो ये तो पार्टनरशिप है, वो मिल करके कर रहे हैं। चौथा है संयुक्त हिंदू परिवार, इसमें कर्ता की भूमिका होती है। और लास्ट है व्यापार का सहकारी रूप। सहकारी रूप जो है, ये उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, सहकारी। सहकारी का मतलब होता है एक दूसरे के सहकार से जब कोई काम किया जाता है, एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे की सहायता से जब कोई काम किया जाता है, वो कहलाता है सहकार। तो यहाँ पर ये जो व्यापार का जो सहकारी रूप है, ये उस लाइन में फिट बैठ रहा है कि प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक। कम से कम 10 सदस्य मिल करके सहकारी समिति स्थापित शुरुआत करते हैं, उसका पंजीयन है ना, सहकारिता अधिनियम के अनुसार कम से कम 10 सदस्य होते हैं, तब उसका पंजीयन होता है उस अधिनियम के अंतर्गत। तो जो 10 सदस्य है, वो प्रत्येक सदस्य के लिए सभी है और सभी सदस्यों के लिए प्रत्येक है। मतलब वो 10 नहीं है, वो 1 है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस, व्यापार करने का जो सहकारी रूप है, ये उस लाइन के लिए उपयुक्त है, फिट है, और सही आंसर है हमारा ई, कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये व्यापार का सहकारी रूप। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। अब यहाँ पर आप टेलर महोदय को तो जानते होंगे, 12th क्लास में हमने बिजनेस स्टडी में प्रबंध के सिद्धांत पढ़े।
जिसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल, इनके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। हेनरी फेयोल को प्रबंध के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का जनक वो कहा जाता है एफ.डब्ल्यू. टेलर को। तो जो टेलर है उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित करी, उसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। और ये वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1901, 1911, 1910, 1915 या 1920? तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? सही आंसर है 1911। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने दिए हैं? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं और उन्होंने उसके लिए एक पुस्तक प्रकाशित करी, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत। ये पुस्तक उन्होंने 1911 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। चलिए ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन का एक उद्देश्य नहीं है? अभी हमने देखा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं। तो जो प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उसका उद्देश्य इसमें से एक कौन सा नहीं है? उसका उद्देश्य एक कौन सा नहीं है? वे वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य यदि हमें मालूम होंगे तो उद्देश्य कौन सा नहीं है वो हम बता सकते हैं। सबसे पहला तो वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य क्या है? उत्पादकता में वृद्धि करना। तो उन्होंने प्रबंध के सिद्धांत, जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिए, उसका उद्देश्य क्या है? उत्पादन में वृद्धि करना। इसी प्रकार से गुणवत्ता पर नियंत्रण करना, ये भी उसका उद्देश्य है। इसी प्रकार से लागत में कमी करना, भाई समय अध्ययन, गति अध्ययन, ये सब उसमें है उनके वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों में। प्रमाप का निर्धारण करना, उससे वो लागत में कमी करते हैं, गुणवत्ता पर नियंत्रण करते हैं, उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। प्रोत्साहन मजदूरी, इंसेंटिव एजेस, प्रोत्साहन मजदूरी, कोई कर्मचारी एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको अलग से मजदूरी दी जाए, प्रोत्साहन मजदूरी। और लास्ट दिया है सुविधाजनक दायित्व। भाई जो दायित्व है वह वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों में सुविधाजनक नहीं है, दायित्व सुविधाजनक नहीं है। तो हमारा जो आंसर क्या आ जाएगा? ई आएगा कि वैज्ञानिक प्रबंधन का एक उद्देश्य नहीं है तो सुविधाजनक दायित्व, फैसिलिटेटिंग सोल्डरिंग, ठीक है, सुविधाजनक दायित्व ये उसका उद्देश्य नहीं है। बाकी ये उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करना, गुणवत्ता पर नियंत्रण करना, लागत में कमी करना, प्रोत्साहन मजदूरी देना, लेकिन ये वाला जो सुविधाजनक दायित्व ये उसके उद्देश्यों में नहीं आता। क्लियर है? चलिए अगला है, प्रबंधन के सिद्धांतों में से एक क्रम का सिद्धांत अनिवार्यतः किस विषय के बारे में बताता है? क्रम का सिद्धांत, प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है क्रम का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किस विषय के बारे में बता रहा है? कौन से विषय के बारे में बताता है? प्रत्येक वस्तु के लिए जगह है और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर है। प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित जगह है और एक निश्चित जगह के लिए प्रत्येक वस्तु है। यही बात कर्मचारियों पर भी लागू होती है। फेयोल के सिद्धांत है, उसमें कर्मचारियों के लिए बात क्या लागू होती है? प्रत्येक के लिए निश्चित स्थान और प्रत्येक का निश्चित स्थान प्रत्येक के लिए। दूसरा है ऊपर से नीचे की ओर और उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। तीसरा है एक मुखिया एक योजना और क्रम की उपेक्षा करने के लिए पदानुक्रम के लघु परिपथ। अब यहाँ पर जो क्रम का सिद्धांत बता रहा है वो किसके बारे में बता रहा है? किस विषय के बारे में बता रहा है? इसका आंसर ए है कि प्रत्येक वस्तु के लिए जगह है और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर है। ये क्रम का सिद्धांत बता रहा है। क्रम का सिद्धांत बता रहा है, इसका मतलब कि ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को हमने किसी पद पे बैठाया तो उसके लिए वो जगह फिक्स हो गई। किसी व्यक्ति को हमने किसी निश्चित स्थान पर बैठाया कि आपको इस जगह पर बैठकर काम करना है, ये आपकी जगह है। अब यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा, तो हम बोलेंगे वो उस ऑफिस में मिलेगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित स्थान और उस
एक निश्चित स्थान के लिए प्रत्येक व्यक्ति। यही बात यहाँ लागू हो रही है कि प्रत्येक वस्तु के लिए जगह और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर। प्रत्येक कर्मचारी के लिए निश्चित स्थान और प्रत्येक कर्मचारी अपने स्थान पर। इससे उत्तरदायित्व डेफिनेट होता है। उत्तरदायित्व हम ढूंढ सकते हैं कि उस जगह पे कौन था। यदि उसका स्थान निश्चित है तो उस स्थान पर वो व्यक्ति ने होना चाहिए। यदि नहीं है तब उसको उत्तरदायित्व बना सकते हैं, उसको जिम्मेदार बना सकते हैं, उसके लिए जवाबदार बना सकते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है? ये क्रम का सिद्धांत इस विषय के बारे में बताता है। प्रत्येक वस्तु अपने निश्चित स्थान पर और प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान। अगला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है। हेनरी फ्योल भी अपने ज़माने के एक बहुत बड़े प्रबंधक रहे हैं और उन्होंने अनुभव के आधार पर प्रबंधन के सिद्धांत दिए हैं। तो उन्होंने जो प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ जो है, उनको उन्होंने कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रशासनिक गतिविधियों को हेनरी फ्योल ने 6 भागों में बांटा गया है, 6 ग्रुप्स में बांटा है। कितने ग्रुप में बांटा है? 6 ग्रुप में बांटा है, 6 ग्रुप में बांटा है। चलिए आगे देखते हैं हम। हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या क्या है? ये तो 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा यदि ध्यान हो तो, कि हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए गए हैं। हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए हैं प्रबंध के। कितने सिद्धांत दिए गए हैं? 14। हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या है 14। फिर है, थोक व्यापारी मध्यस्थ के रूप में एक कड़ी है। थोक व्यापारी, अब आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे ऊपर कौन होता है? उत्पादक होता है। उत्पादक से माल कौन खरीदता है? थोक व्यापारी खरीदता है, होलसेलर। थोक व्यापारी से कौन माल खरीदता है? फुटकर व्यापारी खरीदता है। और फुटकर व्यापारी से फिर कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदता है, जो माल का उपयोग करने वाला है। अब यहाँ हमारे से पूछा गया है कि थोक व्यापारी मध्यस्थ के रूप में एक कड़ी है। चैनल, कड़ी मतलब चैनल, तो वो किसके बीच की कड़ी है? किनको जोड़ रहा है? निर्माता एवं उपभोक्ता के बीच में। निर्माता एवं उपभोक्ता के बीच में। निर्माता और उपभोक्ता के बीच में आ रहा है क्या ये? तो ये वाली कड़ी तो नहीं आ रही है उसकी, क्योंकि उसके बीच में थोक व्यापारी भी आ रहा है, फुटकर भी आ रहा है। इसका मतलब पहले वाला तो नहीं है। दूसरा है निर्माता एवं भंडारी के मध्य, तो भंडारी तो है ही नहीं यहाँ पर। स्टॉकिस्ट, ये भी नहीं आ रहा है। फिर है निर्माता एवं फुटकर व्यापारी के बीच में। थोक व्यापारी किसके बीच में आ रहा है? तो निर्माता मतलब उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच में, उसके बीच में ये आ रहा है। इसका मतलब हमारा सही आंसर कौन सा है? सी है, कि जो थोक व्यापारी मध्यस्थ के रूप में कड़ी है, किसके बीच में? निर्माता एवं फुटकर व्यापारी के मध्य में, उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F.W. टेलर ने सैनिक जैसा फोरमैन किसे कहा है? F.W. टेलर ने फोरमैनशिप को प्रधानता दी है ना? तो यहाँ पर उन्होंने सैनिक जैसा फोरमैन, भाई सैनिक शब्द आ गया मतलब अनुशासन आ गया। तो सैनिक जैसा फोरमैन किसको कहा है? तो यहाँ पर भाई सैनिक मतलब अनुशासन, और अनुशासन का मतलब होता है आदेश का पालन। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। सैनिक मतलब अनुशासन और अनुशासन का मतलब होता है आदेश का पालन, ऑर्डर का पालन करता है। कॉलेज आदेश, फायरिंग के आदेश दिया मतलब फायर करना है, चाहे सामने फिर कोई भी हो। तो आदेश की एकता, यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड, नियंत्रण का विस्तार, विधायन का अधिकार या विभाग। तो सीधा सा इसका आंसर क्या है? आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। ये सबसे बड़ी विशेषता है उनकी। चलिए फिर है, आगे है, एकल स्वामित्व व्यापार में एकल स्वामी की देयता होती है। एकल स्वामित्व का मतलब होता है एकाकी व्यापार। वे व्यावसायिक संगठन के अलग अलग स्वरूप है। एकाकी व्यापार है, साझेदारी है, कंपनी है, सहकारी समितियां हैं, हिंदू अविभाजित परिवार है। उसमें जो सबसे जो पहला जो है एकाकी व्यापार, सोल ट्रेड,
जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, वही उस व्यापार का संचालन प्रबंधन करता है और उसके न होने पर बंद भी हो जाती है दुकान। तो एकल स्वामित्व व्यापार में एकल स्वामी की देयता मतलब दायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है? तो सेकेंडरी होती है, सीमित होती है, असीमित होती है, या संयुक्त जॉइंट लायबिलिटी होती है, या समानुपातिक प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी, समानुपातिक या किसी अनुपात में होती है। तो अनुपात में तो साझेदारी में होती है, जॉइंट तो होता ही नहीं क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है। असीमित, सीमिता, सेकेंडरी भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, जॉइंट भी नहीं हो सकता, और अनुपातिक भी नहीं हो सकता क्योंकि अनुपातिक में भी 2 लोग होना, जॉइंट में भी 2 लोग होना, सेकेंडरी में भी 2 लोग होना, तो यहाँ तो एक ही व्यक्ति है। अब बचा क्या है? सीमित और असीमित। भैया जो एकल स्वामित्व है, इसका मतलब जो एक ही व्यक्ति उस व्यापार का मालिक है, मतलब वो यदि किसी से लोन लेता है, उसकी वापस करने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। इसका मतलब कि लाभ हुआ वो भी उसी का और हानि हुई वो भी उसी की। अब यदि मान लो व्यापार में लाभ हुआ तो वो स्वयं ही रखेगा, लेकिन हानि हुई, और हानि इतनी हुई है कि वो अपने व्यापार की संपत्तियों के साथ साथ अपनी पर्सनल संपत्ति भी बेचेगा तो भी वो हानि को चुका नहीं सकता है। तो ये कहलाता है असीमित दायित्व। मान लो किसी व्यक्ति ने दुकान शुरू करी और उसने बैंक से बहुत सारा लोन ले लिया, दुकान बेचने के बाद भी वो लोन नहीं चुका पा रहा है, तो उसे अपनी पर्सनल संपत्ति बेचकर वो लोन चुकाना पड़ेगा। ये कहलाता है असीमित दायित्व, ये कहलाता है असीमित दायित्व। तो एकल स्वामित्व का जो दायित्व होता है वो कैसा होता है? असीमित होता है। हम बार बार बोलते हैं ना कि असीमित दायित्व, असीमित दायित्व। इसका मतलब ये होता है कि उसने जितनी उधारियाँ करी है वो अपने व्यापार की संपत्तियों को बेचकर तो देगा ही, लेकिन उसमें यदि कमी पड़ती है तो अपनी पर्सनल संपत्ति को बेचकर भी उसे चुकाना पड़ेगा। ये कहलाता है असीमित दायित्व। अगला है, निम्न में से कौन एक एकल स्वामित्व का लाभ है? भाई जैसे उसमें एकल स्वामित्व में असीमित दायित्व ऐसा है, उसका लाभ क्या है? गठन में आसानी, ये तो है ही भाई। आपको कोई सा भी, आप अकेले हो, आपके पास पूंजी है, आपको कोई सा बिजनेस शुरू करना है, आप कभी भी उसको आसानी से शुरुआत कर सकते हो। संचालन में लचीलापन, आप अकेले ही मालिक हो तो आप किसी भी प्रकार के नियम बना सकते हो, उसमें परिवर्तनशील कर सकते हो, लचीलापन है। न्यूनतम विनिमय, कम से कम पैसा लगाकर आप व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। और उपयुक्त सभी, इसका मतलब क्या आंसर आ गया हमारा? ये डी, उपयुक्त सभी। ये एकल स्वामित्व के लाभ थे। वह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए, मतलब लाभ प्राप्त करने के लिए माल अथवा सेवाओं को उत्पादित करने का जोखिम उठाता है, माल अथवा सेवाओं को उत्पादित करने का जोखिम उठाता है, उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ पर किसको फोकस में लेना है? माल अथवा सेवाओं को उत्पादित करने का जोखिम उठाता है। भाई उत्पादित करने का काम कौन करता है? तो कौन करेगा? उद्यमी, उद्यमी है ना। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर, उद्यमी आएगा। पेशेवर तो प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। व्यापारी वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय करता है, वो उत्पादन नहीं करता। और निवेशक तो पैसा लगाने का काम करता है। इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? उद्यमी। उद्यमी मतलब जो उद्योग स्थापित करता है, और उद्योग का मतलब होता है वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करने वाला, उत्पादन करने वाला। अगला है, एकल स्वामित्व संगठन के 200 में से एक है। एकल स्वामित्व के संगठन, एकल स्वामित्व ये बार बार आ रहा है, मतलब एकाकी व्यापार। एकल स्वामित्व को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? एकाकी व्यापार, एकाकी व्यापार या सोल ट्रेड। तो एकल स्वामित्व संगठन के दोष क्या हैं? असीमित दायित्व, ये तो है, अभी हमने देखा, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज है। गोपनीयता, प्रबंध की निम्न लागत, उपयुक्त सभी। तो इसके दोष में क्या है? सबसे पहला आएगा असीमित दायित्व। भाई गोपनीयता तो ये उसकी विशेषता हो गई, प्रबंध की निम्न लागत ये भी उसकी लाभ हो गए, है ना। तो पहला ही आ जाएगा असीमित दायित्व, ये उसका सबसे बड़ा दोष है। और मैंने असीमित दायित्व का भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मीनिंग समझा दिया है कि असीमित दायित्व मतलब क्या होता है। एकल स्वामित्व में स्वामी का दायित्व होता है, अभी आ गया क्वेश्चन इसका, असीमित होता है।
उपभोक्ताओं के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कौन से हैं? उपभोक्ताओं के लिए, उपभोक्ता मतलब कस्टमर, जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उनके लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, कॉरपोरेट मतलब कंपनियों का सामाजिक दायित्व क्या है? कोई भी कंपनी जो माल बना रही है या वस्तु बेच रही है, वस्तु का निर्माण कर रही है, वस्तु बेच रही है, उसका सामाजिक दायित्व क्या है? निष्पत्ति और प्रवर्तन के लिए युक्ति संगत अवसर और उचित प्रणाली। दूसरा है विक्रेता बाजार के होने पर भी युक्ति संगत कीमत पर सामानों की आपूर्ति। विक्रेता बाजार मतलब जब वस्तु की अधिक मांग हो रही है उस समय भी वस्तु का मूल्य न बढ़ा करके युक्ति संगत कीमत पर सामानों की आपूर्ति करना। फिर है व्यवसाय प्रचालनों की दक्षता में सुधार, व्यवसाय के संचालन में सुधार करना और सुनने का अवसर प्रदान करना तथा सही शिकायतों का समाधान करना। अब देखिए सामाजिक दायित्व, सामाजिक दायित्व का मतलब किससे रिलेटेड हो गया? ये कस्टमर से। कस्टमर जब दुकान पर आएगा तो उसकी बात सुनने का अवसर देना, सुनने का अवसर प्रदान करना उसको, और सही शिकायतों का समाधान भी करना। ये कस्टमर से रिलेटेड हो गया, मतलब ये तो है ही, ये बात तो आ ही रही है। साथ में बी वाली बात है कि विक्रेता बाजार के होने पर भी, जब बाजार उत्पादक के हाथ में है तब भी युक्ति संगत कीमत पर सामानों की आपूर्ति करना, उचित कीमत पर सामानों की आपूर्ति करना, ये उसका सामाजिक दायित्व है। ऐसा नहीं कि जब वस्तु उसकी जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही तो उसके भाव बढ़ा दिए जाए। तो बी और डी, यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा हमारा? बी और डी आंसर आएगा, बी और डी ये आंसर आएगा उसका, क्योंकि सुनने का अवसर प्रदान करना, सही शिकायतों का समाधान करना और विक्रेता आधारित बाजार होने पर भी युक्ति संगत कीमत पर सामानों की आपूर्ति करना। अगला है किसी संगठन की संरचना में स्वामित्व और प्रबंधन में विच्छेद किया जाना कहलाता है। वे संगठन की संरचना मतलब व्यावसायिक संगठन के कौन कौन से स्वरूप हैं? एकाकी व्यापार, कंपनी, साझेदारी, सहकारी समितियां, हिंदू अविभाजित परिवार, ये संगठन के स्वरूप है। अब इसमें से कोई से संगठन की संरचना करना है तो कौन से संगठन में स्वामित्व और प्रबंधन अलग अलग माना जाता है? कौन से संगठन में स्वामित्व और प्रबंधन दोनों अलग अलग होते हैं? एकल स्वामित्व में, साझेदारी में, कंपनी में और सहकारी समिति में। भाई सहकारी समिति में तो 10 सदस्य होते हैं, साझेदारी में पार्टनर होते हैं, एकल स्वामित्व में एक ही व्यक्ति का प्रबंधन होता है। लेकिन कंपनी एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कंपनी की अपनी एक अलग सारो मुद्रा होती है, उसकी अपनी अलग पहचान होती है और उसकी वो खुद जो कंपनी है वो सौदे कर सकती है, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं उससे अलग होते हैं। कंपनी का अपना अलग एक पृथक अस्तित्व होता है और इसीलिए तो कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। जिस प्रकार से हम एक व्यक्ति, इसी प्रकार से कंपनी भी एक कानूनी व्यक्ति है, कानून के द्वारा उसका जन्म होता है और इसीलिए उसका अपना एक अलग अस्तित्व है। उसके सदस्य आते जाते रहते हैं लेकिन वो स्थिर रहती है। इसका मतलब कि यहाँ पर स्वामित्व और प्रबंधन ये दोनों कैसे हैं? अलग अलग है, विच्छेद किया गया है। किसमें? कंपनी में। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी, कंपनी। फिर है व्यावसायिक व्यापारिक संगठन के प्रारूप कौन कौन से हैं? ये तो आप लोगों को मालूम हो गया, एकल व्यापार, साझेदारी, कंपनी, तीनों हैं ये। फिर है गोपनीयता की दृष्टि से व्यावसायिक संगठन का कौन सा स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है? भाई इन तीनों में से, चारों में से कौन से व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में गोपनीयता रहेगी, व्यापार की बात लीक नहीं होगी? कौन सबसे बेस्ट किस में लगेगा? भाई यदि हम कंपनी में देखें तो कंपनी में तो बात गोपनीय रह ही नहीं सकती क्योंकि वो तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। साझेदारी में भी पार्टनर हैं तो एक के पास बात गोपनीय, 4 लोगों के पास बात गोपनीय नहीं हो सकती है। सहकारी समिति में 10 लोग हैं तो 10 के बीच में भी बात गोपनीय नहीं रह सकती है। इसका मतलब बात एक ही व्यक्ति बंद मुट्ठी लाख की, मतलब एक ही व्यक्ति के पास यदि बात है तो वो गोपनीय हो सकती है, दूसरे के पास गई इसका मतलब वो गोपनीय नहीं है। तो एकल स्वामित्व, एकाकी व्यापार में जो गोपनीयता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होता है।
फिर है एकाकी व्यापार उन व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं होता। एकाकी व्यापार कौन से व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं होता? जो कि आकार में बहुत बड़े हो। एकदम राइट, जो आकार में बहुत बड़े होंगे उनके लिए एकाकी व्यापार उपयुक्त नहीं है। मुझे तो पहला ही सही लग रहा है, आगे के भी पढ़ लेते हैं। जहाँ कम पूंजी की आवश्यकता हो तो वहाँ तो भाई कम पूंजी की आवश्यकता में तो एकाकी व्यापार होता है। जहाँ जोखिम की मात्रा अधिक हो, इसमें जोखिम की मात्रा भी अधिक होती है, जिसमें ग्राहकों पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक हो। एकाकी व्यापार में जैसे सिंगल जो कोई दुकान चला रहा है तो उसका ग्राहकों पर ध्यान रहता है ना। तो कौन से व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं है ये पूछा है, तो पहला वाला आ गया, जो कि आकार में बहुत बड़े हो। आगे देखते हैं हम। एक एकाकी व्यवसायी का दायित्व होता है, अभी पहले आ चुका है, असीमित होता है। एकाकी व्यापार का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। फिर है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भाई यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं कि 4 में से कौन सा ऑप्शन गलत है ना। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टीजीटी पीजीटी में ये आए हुए हैं अलग अलग वर्षों में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से 4 में से कोई सा स्टेटमेंट गलत है। साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 4 होती है, तो पहला ही गलत लग रहा है। भाई साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 होते हैं। नए नियमों के अनुसार पहले था 2 और 20, अब हो गया 2 और 50। तो साझेदारी में न्यूनतम सदस्य संख्या 4 होती है, ये गलत है। इसलिए हमने पहला ही क्या कर दिया, हमारा आंसर क्या पूछा है उन्होंने, कौन सा कथन गलत है, तो ये पहला ही आ गया। उसके बाद वाले तो फिर हम पढ़े ही नहीं। साझेदारी में अधिकतम संख्या 20 की जगह अब आएगा 200 नहीं 50। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 50। एकाकी स्वामित्व व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है, ये भी सही है। साझेदारी का पंजीयन करना इच्छिक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? ये वाला है। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा फर्स्ट, ये वाला, कि साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 4 होती है, ये गलत है। और उन्होंने यही पूछा हमारे से कि गलत क्या है, तो पहला वाला। फिर है व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है, अभी उसका चौथा पॉइंट था कि व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप मतलब सबसे पहले व्यवसाय करने का कौन सा फॉर्म प्रचलित था, लोगों ने सबसे पहले कौन सा व्यापार करने का शुरुआत करी। तो सबसे पुराना व्यवसाय करने का स्वरूप कौन सा है? एकल व्यापार। एक अकेले व्यक्ति ने ही व्यापार करना शुरू किया। उसके बाद में साझेदारी का जन्म हुआ, उसके बाद में सहकारी समितियों का जन्म हुआ, उसके बाद में कंपनी का जन्म हुआ। एकल स्वामित्व का दायित्व कैसा होता है? देखिए ये थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। भाई एकल स्वामित्व का दायित्व, एकाकी व्यापारी का जो मालिक है उसका दायित्व कैसा होता है? व्यवसाय में इसके द्वारा निवेशित पूंजी तक सीमित होता है कि उसने जितनी पूंजी लगाई उतना ही दायित्व होगा। व्यावसायिक संपत्तियों के मूल्य तक सीमित होता है, व्यवसाय में जितनी संपत्तियां हैं वहीं तक उसका दायित्व होगा। व्यावसायिक संपत्तियों तथा उसकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य तक सीमित होता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दायित्व का मतलब मैंने बताया था कि एकल स्वामित्व में दायित्व असीमित होता है। और असीमित का संबंध किससे है? असीमित का संबंध इससे है कि उसकी व्यावसायिक संपत्तियों को बेच करके दायित्व तो चुकाएगा ही, लेकिन और ज़रूरत पड़ी तो उसकी समस्त निजी संपत्तियों को बेच करके भी उसे अपने दायित्वों का पेमेंट करना पड़ेगा। ये कहलाता है असीमित दायित्व। एकल स्वामित्व का दायित्व है व्यावसायिक संपत्तियों तथा उसकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य तक सीमित होता है। फिर है नेक्स्ट, असीमित दायित्व संबंधित है। बार बार यही आ रहा है कि असीमित दायित्व किससे संबंधित है? कंपनी में किसी व्यक्ति ने कंपनी के शेयर खरीदे तो उसका दायित्व उस शेयर तक है। सहकारी समिति में 10 सदस्य है, उसमें भी उन्होंने जितने शेयर खरीदे हैं वहीं तक उसका दायित्व है। एकल स्वामित्व में दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। एकल स्वामित्व में दायित्व असीमित होता है। फिर है एकल व्यापार का क्षेत्र एवं दायित्व कैसा होता है? वे एकाकी व्यापार या एकल व्यापार या एकल स्वामित्व का क्षेत्र कैसा होगा?
भाई एक व्यक्ति कितनी दूर जा सकता है, कितना दौड़ सकता है, कितना बड़ा व्यापार खड़ा कर सकता है, मतलब उसका जो क्षेत्र कैसा होगा, सीमित होगा। और उसका दायित्व तो हमें मालूम है, दायित्व कैसा है, असीमित है। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, डी, कि क्षेत्र सीमित और दायित्व असीमित। भारत में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की अधिकतम संख्या कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा व्यापार अधिक हो रहा है? सहकारी उपक्रम, कंपनी, साझेदारी या एकल व्यापार? तो सबसे ज़्यादा यदि हम गिनेंगे तो हमें एकल व्यापार ही अधिक मिलेगा, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि व्यापार की शुरुआत यहीं से होती है। व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप जिसके लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं बनाया गया है। देखिए, कंपनी अधिनियम 1956 बना हुआ है, साझेदारी अधिनियम 1932 बना हुआ है, सहकारी समिति अधिनियम 1912 बना हुआ है। सहकारिता अधिनियम मतलब एकल व्यापार के लिए कोई अधिनियम नहीं है, एकल व्यापार के लिए कोई अधिनियम नहीं है। एकल स्वामी के देयता सीमित होते हैं, मैंने अभी तक बता दिया। उसकी व्यापारिक संपत्ति सभी निजी संपत्तियों की सीमा तक, इसका आंसर पहले बता चुका हूँ मैं। संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? रेखीय संगठन, ये भी आप लोगों को मालूम है। चलिए, माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है। यदि आपको विदेशों से माल आयात करना है तो आपको विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ेगा। तो विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए जो स्वीकृति कौन देगा? एक्सिम बैंक देगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स? तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? वेरी सिंपल है, भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई, हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है, वो विदेशी विनिमय की स्वीकृति प्रदान करेगा। एक निजी कंपनी के सदस्य सबसे पहला अपने अंशों को किसी भी अन्य को स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित करने का अधिकार रखते हैं। तो ये तो गलत है। एक निजी कंपनी के सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर सकते, अपने अंशों को बिल्कुल भी हस्तांतरित नहीं कर सकते, ये भी गलत है। तीसरा है अंतर नियमों द्वारा लगाई गई सीमाएं। अंतर नियमों द्वारा लगाई गई सीमाओं के अंतर्गत अपने अंशों के हस्तांतरण का अधिकार रखते हैं, ये एकदम राइट है। कंपनी में पार्षद सीमा नियम होता है, पार्षद अंतर नियम होता है। अंतर नियम मतलब कंपनी के संचालन के नियम, उन नियमों के अनुसार, उन नियमों में जो सीमाएं बनाई गई, लिमिटेशन बनाई गई है, उसके अनुसार वो अपने अंशों के हस्तांतरण का अधिकार रखते हैं। तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, ये किसने कहा है? आप लोगों ने 11th क्लास में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में एकाकी व्यापार वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपको मिलेगा कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, ये परिभाषा किसने दी है? हेने, किम्बल एम किम्बल, विलियम आर बेसेंट या एफ.डब्ल्यू. टेलर? तो आंसर क्या आएगा? विलियम आर बेसेंट ने परिभाषा दी है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, शर्त यह है कि वो व्यक्ति सक्षम होना चाहिए, वो व्यक्ति समर्थ होना चाहिए। उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? वे उपभोक्ता सहकारी भंडार, कोऑपरेटिव स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा होती है? भाई कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी, कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकार, सहकार का मतलब होता है कम से कम 10 लोग मिल करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना करते हैं। तो केंद्रीय सरकार तो नहीं करती, राज्य सरकार भी नहीं करती, राज्य और सहकारी बैंक के द्वारा भी नहीं किया जाता। इसकी स्थापना कौन करता है? मेंबर्स करते हैं, सदस्यों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। फिर है व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप जो किसी विशिष्ट अधिनियम द्वारा नियंत्रित नहीं होता, जिसके लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं है। अभी हमने देखा था एकल स्वामित्व के लिए कोई अधिनियम नहीं है। फिर एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सी एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है? तो हम देखते हैं एकल स्वामित्व तो इसकी विशेषता है, आसान स्थापना ये भी उसकी विशेषता है, आसान समापन ये भी उसकी विशेषता है।
आपको जब शटर खोलना हो आप खोल सकते हो, बंद करना हो कर सकते हो, तो ये सभी उसकी विशेषताएं हैं। लेकिन सीमित दायित्व ये उसकी विशेषता नहीं है। एकल व्यापार में सीमित दायित्व नहीं होता, असीमित दायित्व होता है। और हमारे से पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो सीमित दायित्व इसकी विशेषता नहीं है। हिंदू विधि के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार जिससे नियमित होते हैं, वे व्यवसाय करने का एक तरीका है हिंदू अविभाजित परिवार। और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए जो नियम कानून है वो हिंदू लॉ बोर्ड के अनुसार लागू होते हैं। और हिंदू लॉ बोर्ड में दो विधियाँ हैं, मिताक्षरा और दाय भाग, इनके अनुसार वो संचालित होते हैं हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदू विधि के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार जिससे नियमित होते हैं, तो क्या आएगा, सी, दोनों, दाय भाग भी और मिताक्षरा। पश्चिम बंगाल में दाय भाग विधि प्रचलित है और शेष भारत में मिताक्षरा पद्धति लागू होती है। इसका मतलब ये दोनों हो गया, ठीक है, मिताक्षरा और दाय भाग दोनों, ठीक है। तो ये आज की जो क्लास है इसमें मैंने सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ आप लोगों को दिख जाएंगे कि ये सब कौन कौन से ईयर में कौन कौन से परीक्षाओं में आए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पीजीटी कॉमर्स के लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये। आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम बाद में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।